स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना में कोरोना और एईएस पीड़ित मरीज लाभ उठा सकेंगे। नमस्कार, मैं धीरज श्रीवास्तव आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अखफोरवा कांड में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल को किया सील। भगवानपुर चौक पर बालू से लदे ट्रक ने 2 मजदूर को रौंदा, एक की हुई मौत। और समाहरणालय परिसर स्थित घटनास्थल पर शराब की खाली बोतल मिलने से मची हड़कंप। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हॉस्पिटल को सील कर दिया। मुजफ्फरपुर में के अखफोरवा कांड में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला प्रशासन और पुलिस की टीम शनिवार को जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल पहुंची। इसके बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती में आई हॉस्पिटल के ओटी कार्यालय और दवा दुकान को सील कर दिया गया। ताला बंद कर इस पर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की काफ़ी भीड़ जुट गई। काफ़ी संख्या में पुलिस बल होने के कारण भीड़ को कंट्रोल कर हटाया गया। टीम में शामिल अपर एसडीएम मनीषा और टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि निर्देश के अनुसार इसे सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एफआईआर के संबंध में टाउन डीएसपी ने बताया कि जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जा रही है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में धारा में बदलाव करने की अफवाह उड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर में जो तर्क संगत धाराएं हैं वही लगाई गई है। इसी अनुसार पुलिस जांच कर रही है। निर्देश के हिसाब से हॉस्पिटल को सील किया गया है, जिसमें बस ओटी और दुकान को सील किया गया है। आगे तो क्या कार्रवाई की जाएगी? अब आगे तो जांच का विषय है, उसके हिसाब से जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। और दवाई दुकान को सील किया गया है ताकि इसमें जांच करने के दौरान जो भी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी, तो इसमें जो भी लूपहोल्स हैं उसको देखने के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। भगवानपुर चौक पर अहले सुबह बालू लदी अनियंत्रित ट्रक ने 2 मजदूर को रौंद डाला, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। जिले में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। शुक्रवार की अहले सुबह सदर थाना से कुछ दूरी पर स्थित भगवानपुर गोलंबर के समीप एक बालू लदे ट्रक ने 2 मजदूरों को रौंद दिया। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एसकेएमसीएच भेजा गया है। घटना के बाद भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया। भीड़ देखकर चालक और उपचालक ट्रक से कूदकर भाग गए। आक्रोशितों ने ट्रक में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया, लेकिन सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आक्रोशितों को समझाकर शांत करा दिया गया। वहीं मृतक की पहचान कुढ़न्नी के चंद्रहट्टी निवासी 45 वर्षीय सुरेश पासवान के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर की पहचान वैशाली जिले के मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। भगवानपुर चौक पे जब घटनास्थल पर हम लोग पहुंचे तो पता चला कि भगवानपुर चौक पर एक ट्रक तेजी एवं लापरवाही से चलती हुई आई और 2 व्यक्ति को दुर्घटना कारित करते हुए ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया है शायद। हम लोग जल्दी से वहाँ से बॉडी को लेके एक काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे दुर्घटना में, उनको लेके हॉस्पिटल में भागे और दूसरे की स्पॉट पे मृत्यु हो चुकी है। और आगे की बात आपको जांच के बाद बतलाई जाएगी। ये कौन मारा? ट्रक वाला मारा है? हाँ, एक ट्रक से घटना हुई है। रोड कितना देर जाम रहा? लोग तो लगभग 15 मिनट तक जाम रहा, क्लियर जल्दी ही करा लिया गया है। अच्छा, वो मजदूर सब थे क्या? वहाँ पर मजदूर रुकते हैं क्या? डिटेल इसमें? जी हाँ, उस चौक पे भगवानपुर चौक पे जगह जगह से मजदूर आके वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ से वो जगह जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। तो उसी क्रम में 2 मजदूर काम करने के लिए निकल रहे थे और ट्रक तेजी एवं लापरवाही से आई और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हत्या मामले में जेल में सजा काट रहे कैदी की एसकेएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। बंद एक और बंदी की मौत शनिवार को एसकेएमसीएच में हो गई।
वह हत्या के एक केस में इसी साल जून से बंद था। मृतक की पहचान पारू थाना के गोखला निवासी 35 वर्षीय चंदन सिंह के रूप में हुई है। जेल अधीक्षक ब्रिजेश मेहतो ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी थी। इसके साथ बुखार, कफ और दोनों पैरों में स्वेलिंग की समस्या थी। 28 नवंबर को उसे SKMCH में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर मृतक के भाई आलोक कुमार गांव से SKMCH पहुंचे। प्रशासन के तरफ से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसका वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई गई। मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात मुसहरी BDO महेश चंद ने बताया कि नियम संगत उसका पोस्टमार्टम हुआ है। वह काफ़ी दिनों से बीमार था, हत्या के आरोप में जेल में बंद था। प्रारंभिक जाँच में बीमारी से मौत होने के बाद सामने आई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इसका पता लगेगा। 8 जून 2020 को पारू थाना के महमूदपुर के राजेश कुमार उर्फ ATM की हत्या हुई थी। मामले में मृतक के भाई राकेश ने हत्या का आरोप चंदन समेत अन्य पर लगाया था। कहा था कि चंदन और उसके दोस्त राजेश को घर से बुलाकर ले गए थे, फिर उसकी हत्या कर लाश को फेंक दिया था। मामले में पारू पुलिस ने उसे इस साल जून में गिरफ्तार किया था। कोरोना काल होने के कारण उसे पहले बेनीबाद उपकारा में भेजा गया। क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के 27 जून को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में आया था। पिछले 2 माह के भीतर सेंट्रल जेल के 3 बंदियों की मौत हो गई है। हालांकि तीनों की मौत की वजह बीमारी ही बताई गई है। 302 के केस में फंसाया गया था। किसके द्वारा फंसाया गया? वो हमारे उसके साथी के द्वारा। एक साथी क्या हुआ था? हत्या हो गया था जी। कब हुआ था? 1 साल पहले। अच्छा, क्या नाम था जो मरे थे? ये नहीं, जो पहले जो ATM, वो भी बदमाश था। ATM कुख्यात के नाम से। ये भी हत्या केस में बनते हैं जी। अच्छा, आरोप क्या था इन पर? मर्डर। किसका मर्डर था? वही क्रिमिनल एक था, वो ATM करके नाम था उसका। ATM फ्रॉड गिरोह में जी। अच्छा, तो आज क्या हुआ है? आज वो कल लाया गया, लास्ट स्टेज में था वो। बहुत ज़्यादा जब सीरियस हुआ तो ये जेल से यहाँ लाया गया था। क्या तबीयत में क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम था? वही खान पान में है कमी है। उसके बाद जो है कि बहुत सारा जो लड़का 1 क्विंटल का था वो आज 20 kg 25 kg का हो गया। बीमार कैदी का इलाज हो रहा था यहाँ, जिसकी मृत्यु हो गई। BDO साहब मुसहरी आए हैं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही। किस मामले में थे बंदी? इतना जानकारी तो मुझे नहीं है किस मामला में थी। हत्या बताया गया? क्या हत्या का बताया गया? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पोस्टमार्टम प्रक्रिया हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद सब उनके परिजन को दिया जाएगा। चंद्रकिशोर प्रसाद ने आई हॉस्पिटल प्रकरण मामले में 23 लोगों पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवाद दायर कराया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में शनिवार को आचार्य चंद्रकिशोर पराशर के द्वारा आई हॉस्पिटल प्रकरण मामले में 23 लोगों पर परिवाद दायर किया गया। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सह अध्यक्ष प्रबंधक समिति मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल, जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही आई हॉस्पिटल के प्रबंधक समिति के सभी सदस्यों को इस परिवाद में आरोपित बनाया गया है। आचार्य चंद्रकिशोर पराशर का कहना है कि लापरवाही पूर्ण तरीके से एक ही दिन में सैकड़ों मरीजों के आंखों का इलाज और ऑपरेशन किया गया, जिससे दर्जनों मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और कई मरीजों की आंख निकालनी पड़ी, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल नाम का एक प्रतिष्ठान चलता है और उसमें प्रत्येक वर्ष हजारों मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस बार विगत 21 नवंबर को एक साथ 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्फेक्शंस हुए हैं, जिसके कारण उनके आँख सड़ गए हैं और अंधापन की शिकायत है। इसके अलावा 25 नवंबर को भी इस तरह के केसेस हुए हैं अंधापन के। मैं इसी को केंद्रीय विषय बनाकर व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में माननीय CGM साहब के यहाँ एक केस परिवाद पत्र दायर किया हूँ, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का जो मैनेजिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार जी और
जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसके अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी प्रणव कुमार जी, डॉक्टर विनय शर्मा जी जो CS हैं यहाँ के और जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव भी हैं, और इसके अलावा जो अंधापन निवारण पदाधिकारी हैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह, इनके सहित मैंने 23 लोगों पर ये परिवाद पत्र दायर किया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार का कहना है कि उनके परिवादी आचार्य चंद्र किशोर पराशर के द्वारा 23 लोगों पर परिवाद दर्ज कराया गया है, जो IPC की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 325, 326, 337, 307/34 के तहत दर्ज किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 13 दिसंबर को सुनिश्चित की है। 22 लोगों के विरुद्ध ये परिवाद पत्र दायर किया गया है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में। ये भादवी की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 326, 337, 307, 302/34 भादवी के तहत ये परिवाद पत्र दायर किया गया है। तो मामला सत्य पाया गया तो यदि मामला सत्य पाया जाता है, परिवादी संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सफल होते हैं तो अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। न्यायालय ने मामले को दिनांक 13/12/2021 को ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया है। आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए गए। 3 और मरीजों को पटना IGIMS रेफर किया गया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल कांड में शनिवार को फिर 3 मरीजों को पटना IGIMS रेफर किया गया। इन तीनों ने भी 22 नवंबर को आई हॉस्पिटल ने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था। रेफर किए जाने वाले मरीजों में बोछा थाना के एतवारपुर की नगीना खातून, कुढ़न्नी थाना के छोटा सुमेरा के अकलू राम और पूर्वी चंपारण पकड़ी दयाल के राम अवध शर्मा हैं। बताया जा रहा है कि IGIMS में इलाज की समुचित और अत्याधुनिक व्यवस्था है। वहां पर मरीजों की आंखों को बचाया भी जा सकता है, इसलिए मरीजों को SKMCH में नहीं भेजकर सीधे IGIMS भेजा गया है। इनका इलाज सरकारी खर्च पर किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि 12 नवंबर को जिन 65 लोगों की आंखों का ऑपरेशन हुआ था उनमें ये 3 भी शामिल थे। इनसे मोबाइल पर संपर्क किया गया था, जिससे इन लोगों ने आंखों में तकलीफ होने की बात कही थी। इसके बाद इन्हें सदर अस्पताल बुलाया गया। यहां प्रारंभिक जांच करने के बाद आज एम्बुलेंस से IGIMS भेजा गया। जिनकी आंखें निकाली गई हैं वो जो है 12 व्यक्ति हैं बुला के, वही हैं भर्ती। बाकी जो भी लोग जिनका ऑपरेशन नहीं हुआ था उसको बेहतर ट्रीटमेंट के लिए IGIMS पटना भेजा गया। अभी 3 मरीजों को भेजा जा रहा है पटना, और इसके पहले कितने भेजे? इसके पहले 9 मरीज कल भेजे गए। महापौर पद के प्रत्याशी नंदू बाबू ने साथ देने वाले सभी 22 पार्षदों को आभार व्यक्त किया। वार्ड संख्या 46 के पार्षद और महापौर पद के प्रत्याशी नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू ने शनिवार को तिलक मैदान स्थित एक निजी सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में तीसरी बार हुई महापौर चुनाव में उनका साथ देने वाले वार्ड पार्षदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इन्होंने कठिन समय में सच्चाई का साथ तथा नगर निगम के ईमानदार विकास हेतु महापौर बनाने का प्रयास में साथ दिया। उन पार्षदों को तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। शहर के एक शख्स की वजह से शहर का दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल से कोई काम नहीं हुआ। हम समझते हैं उनको अपने व्यक्तित्व के लिए जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। शहर के विकास के लिए निगम के संवेदकों का शोषण बंद होना चाहिए, साथ ही निगम के कर्मचारियों का शोषण बंद होना चाहिए, जिससे शहर का विकास अवरोध खत्म हो जाएगा। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि नगर निगम में 4.5 साल में यहाँ के तथाकथित किंग मेकर वो उसको अपने चंगुल में लेकर के चलाना चाहते थे और विश्वास और विश्वास का खेल खेलते आए, जिसके कारण नगर निगम का विकास बाधित हुआ। जबकि पूर्व नगर विकास मंत्री ने यहाँ के लिए 3 ईमानदार IAS अफसर को यहाँ भेजने का काम किया। करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ की राशि यहाँ के लिए उन्होंने सैंक्शन कराया पूर्व नगर विकास मंत्री ने। लेकिन
इनके नगर विधायक, वर्तमान नगर विधायक के सोकॉल तथा कथित वहाँ पकड़ के कारण, नगर निगम में इनकी घुसपैठ के कारण नगर का समुचित विकास नहीं हो पाया। बंगाल से आ रहे एक यात्री को नशाखुरा की गिरोह ने अपना शिकार बनाते हुए लूटपाट कर बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेंक दिया। जिले में नशा खिलाकर लूटपाट करने वाला गिरोह सक्रिय है। अक्सर दूसरे प्रदेश से आने वाले लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जाता है, खासकर जो लोग ट्रेन से देर रात मुजफ्फरपुर जंक्शन आते हैं। शनिवार को भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पश्चिम बंगाल से अपने घर लौट रहे व्यवसायी सीताराम शाह को नशाखुरा की गिरोह ने शिकार बना लिया। लूटपाट करने के बाद सदर थाना के भगवानपुर में फेंक दिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना सदर पुलिस को दी। एएसआई डीके तिवारी ने मौके पर पहुंचकर व्यवसायी को उठाया और सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पर प्रारंभिक इलाज करने के बाद उन्हें एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। एएसआई ने बताया कि व्यवसायी के पास से बंडी के अंदर वाली जेब से 4000 रुपये मिले हैं, कुछ कपड़ा फेंका हुआ मिला और एक डायरी मिली। इसी से कुछ मोबाइल नंबर मिला था जिस पर संपर्क करने पर परिजन से बात हो सकी। इसी दौरान व्यवसायी के भतीजे बिक्की भी सदर अस्पताल पहुंच गए। बेहोशी की हालत में इसको देखे हैं तो हम लोग उठाकर इसको सदर हॉस्पिटल लाए हैं। सदर हॉस्पिटल में दवाई सुई करके इनको एसकेएमसीएच डॉक्टर साहब रेफर कर रहे हैं। देखने से क्या प्रतीत हो रहा है, कैसा दिख रहा है? देखने से डॉक्टर साहब बोले हैं कि नशे वगैरह खिलाया गया है, नशे खिलाया गया है। क्या पहचान हो पाई है? जी पहचान वही डॉक्टर साहब देखे हैं तो बोले हैं कि नशा खिलाया गया, यही तो पहचान हुई। इनका क्या पहचान हुआ, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? ये सीताराम शाह, पेशर स्वर्गीय सरफी शाह। लड़का है, ये बंगाल में रहते हैं। इनका बेटा लोग का अपना वहाँ पे रेलवे स्टेशन में घर बनाए हुए हैं। कोयला का बिजनेस में चलता है वहाँ पे। जानकारी मिला है कि सर यहाँ पे कोई आदमी है, इस नंबर से फोन आया था। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। ये यहाँ क्या करने आए? सर ये आए हुए थे मामा जी यहाँ पे घर हुआ वासुदेव छपरा मीनापुर। कैसे फिर आपको सूचना मिली? सर यहाँ पे कोई अनजान व्यक्ति है जो फोन किए हमको। अनजान नहीं, सिपाही है। यही फोन किए हैं। इस बात को बताइए कि पुलिस के द्वारा आपको जी पुलिस के द्वारा फोन किया गया है, किसी और व्यक्ति के मेरे घर के पास है। सिटी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है।
और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में जानकारी दी कि आयुष्मान भारत योजना में कोरोना और एईएस पीड़ित मरीज लाभ उठा सकते हैं। अब आयुष्मान भारत योजना से कोरोना संक्रमण और एईएस से पीड़ित व्यक्ति भी इसका लाभ ले पाएंगे। इसके लिए भारत सरकार की तरफ से खास पैकेज तैयार किया गया है। उक्त बातों की जानकारी शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव अमिताभ सिंह ने मारीपुर स्थित निजी सभागार आयोजित प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत से निजी अस्पताल सूचीबद्धता पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जानकारी देते हुए कही। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था को पहुंचाना है। बिहार में अब तक 70 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं कार्यशाला का उद्घाटन स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव अमिताभ सिंह, सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, डीपीएम डॉक्टर बीपी शर्मा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यालय में 36 निजी अस्पताल ने भाग लिया। उन्हें आयुष्मान भारत योजना से किन किन बीमारियों का आप इलाज कर सकते हैं, इससे होने वाले लाभ के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही कहा जिले में 5,20,794 आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना निश्चित रूप से यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करने, मतलब टारगेट को अचीव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। आज हम इसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर आए हैं और सभी वैसे निजी अस्पताल जो हमारी योजना से नहीं जुड़े हैं उनको इस योजना से जोड़ने के लिए आह्वान करने आए हैं। और दूसरी बात, इस योजना का कवरेज और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें, इसके लिए मुजफ्फरपुर ज़िले को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयन किया गया है और 1,08,00,000 पात्र लाभार्थी परिवार हैं। उसमें करीब 5.5 करोड़ इंडिविजुअल बेनिफिशियरी हैं। इसमें से करीब 70 लाख से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। यहाँ पे कैंप मोड में आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उसकी कार्य योजना बन चुकी है। सिविल सर्जन महोदय और हमारी टीम, आयुष्मान भारत की जो टीम है, वो इसके लिए कार्य कर रही है और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप ये पाएंगे कि हम अपने दूरस्थ गांवों तक क्वालिटी हेल्थ केयर को पहुंचाने में सफल होंगे। धन्यवाद। देखिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना का काल बहुत विपरीत काल था। उस समय आयुष्मान का लाभुक बहुत काफी इससे वंचित रहा, ये मैंने खुद देखा है। तो इस स्थिति में कैसे वो फिर वैसी स्थिति आए तो निपटे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि निश्चित रूप से मैंने यही कहा कि कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं रहा और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब कोविड को ट्रीट करने के लिए भी पैकेजेस डिजाइंड हैं। एईएस को भी ट्रीट करने के लिए पैकेजेस डिजाइंड हैं। अब जरूरत इस चीज की है कि हम इस संबंध में अवेयरनेस जो है आम नागरिकों तक पहुंचाएं। तो इसलिए मैंने कहा कि आयुष्मान कार्ड जो है वो उससे आच्छादन 100% मुजफ्फरपुर निवासियों का हो, ये इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाना आवश्यक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि खुदा न करे नेक्स्ट वेव से हमारा सामना हो, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। समाहरणालय परिसर के धरना स्थल पर दर्जनों शराब की खाली बोतल मिलने से अधिकारियों में हड़कंप मच गई।
अभी विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलों के मिलने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जिले में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित धरना स्थल के पीछे भी शराब की कई खाली बोतल मिलने से शनिवार को हड़कंप मच गया। करीब आधा दर्जन खाली बोतल वहां पर फेंकी हुई मिली। इसमें कुछ नई तो कुछ पुरानी थी। शराब की खाली बोतल मिलने की जानकारी मिलते ही काफ़ी संख्या में लोग जुट गए। तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। स्थानीय कर्मचारी के अनुसार आए दिन यह जगह पियकड़ों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। कहने को तो यह जिले का सबसे सुरक्षित जगह है। इसके आसपास जिले के जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी कार्यालय हैं, जहां एसएसपी से लेकर डीएम तक बैठते हैं। आपको बता दें कि यह वो समाहरणालय परिसर है जहां कल यानी शुक्रवार को मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू के लिए जिला समेत 6 जिलों के अधिकारियों के साथ सभा कक्ष में बैठक की थी। बैठक के 24 घंटे भी नहीं बीते कि यह मामला सामने आ गया। इसकी सूचना जब वरीय अधिकारियों को मिली तब जाकर पुलिस मौके पर पहुंची। काफ़ी पूछताछ व छानबीन के बाद खाली बोतलों को जब्त कर अपने साथ थाने ले गई। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में धरना स्थल के ठीक बगल में शराब मिलने के बाद जिला पुलिस के भीतर हड़कंप मच गई है। वही वो जगह है जहां से पुलिस ने शराब की खाली बोतलें बरामद की थी। आपको बता दें कि यहां पर कुछ लोग शौचालय के लिए आए तो यहां पर लगभग दर्जनों शराब की खाली बोतलें यहां से बरामद की गई है। यही वो जगह है, ये मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर के धरना स्थल के ठीक बगल में ये शराब की खाली बोतलें लगभग दर्जनों बोतलें बरामद की गई है। ये स्थिति तब है जब यहां से चंद कदम की दूरी पर जिला अधिकारी और एसएसपी का कार्यालय है। ठीक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप इधर देखिए, ये जिलाधिकारी ऑफिस का ये गेट है और ठीक मेरे लेफ्ट साइड आप देखिए तो यहाँ एसएसपी बैठते हैं। एसएसपी का कार्यालय है, सिटी का कार्यालय है। जैसे आप कह सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में ये शराब नशेड़ियों का और इसका सेफ जोन बनता जा रहा है। सूचना मिलने के बाद जो है वो पुलिस पहुँची है और खाली बोतल को जब्त करके ले गई है। यहाँ राजद के नेता भी हैं, इनको भी मौका मिल गया। क्या कहेंगे आप? मौका क्या मिल गया? साफ तौर पर हम लोग देख रहे हैं। आप एक गाना सुनिएगा, जब जब प्यार पे पहरा हुआ तब तब प्यार और गहरा हुआ। वही कहावत हमको शराब पर नज़र आ रहा है कि शराब दिखाई कहीं नहीं दे रहा, मतलब मिल सब जगह रहा है। अब समझ सकते हैं मिल सब जगह है जो आपका विधानसभा परिसर में आज हम लोग यहाँ पर आना जाना होता है। हम लोग जो अभी देखे नगर थाना की पुलिस आई है और शराब की बोतलें यहाँ से उठा करके लेके गई, जबकि कल जो है यहाँ यहीं डीएम कार्यालय में शराबबंदी को लेकर भारी भरकम जो है यहाँ बैठक हुई। बैठक होने के बाद यहाँ पर कोर्ट परिसर तमाम यहाँ पर कोर्ट परिसर है, सुरक्षा से तमाम चीज़ भरा हुआ है। डीएम कार्यालय धरना स्थल है और यहाँ पर शराब का बोतल मिल जाना ये भारी दुर्भाग्य और बदकिस्मती है। नीतीश कुमार जो ये डंका बजा रहे हैं कि शराबबंदी जो है फेल है, मगर हम कहते हैं कि ये नौटंकी है, हमारे नीतीश बाबू की नौटंकी है। शराबबंदी फेल नहीं है। आप सिर्फ दिखा नहीं रहे कि शराबबंदी जो है कहीं शराब दिख नहीं रहा, मगर मिल सब जगह रहा है। ये विपक्षी राजद का हमला है। आपको बता दें कि 24 घंटे भी अभी नहीं बीते हैं। यहाँ अपर मुख्य सचिव यहाँ के जिले के तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक कर खासकर शराब मामले पर बैठक की और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। क्या कहेंगे? कहना यह है कि आप जानते हैं कि भगवान कहीं नज़र नहीं पड़ते हैं, लोग जानता है। उसी तरह दारू कहीं नज़र पड़ रहा है, दारू कहीं नज़र नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये सुशासन बाबू के राज में, नीतीश बाबू के राज में वो बंदी किए हैं। लेकिन दारू आप जहाँ खोजिएगा वहाँ दारू मिलेगा, नज़र नहीं आएगा। लेकिन जहाँ खोज लीजिए होम डिलीवरी हो रहा है, फ़ोन कीजिए दारू आ जाएगा, लोग पी रहा है। यहाँ के पाठक जी का कल बैठक था, यहाँ भारी जमौरा सत्ता दल के लोगों की लगी हुई थी। अभी आप ही लोग बताइएगा कि कौन दारू पिया और कौन बोतल। शहर और ग्रामीण इलाकों में लगातार ट्रक शराब पकड़ा रही, लेकिन डीएम ऑफिस समाहरणालय जहाँ एसएसपी खुद बैठते हैं वहाँ अगर खाली बोतलें मिल रही है तो तो ये तो प्रशासन की भी चूक हो सकती है। प्रशासन अगर टाइट रहती, प्रशासन दुरुस्त रहती तो डीएम साहब और एसपी साहब के सामने ये बोतल नज़र नहीं आता। लेकिन तो साफ तौर पे आप सुन सकते हैं ये विपक्षी है, लगातार इनके सरकार पे हमला है। और जहाँ पे जिलाधिकारी बैठते हो, जहाँ पे एसएसपी बैठते हो, उस जगह से अगर शराब मिल रहा है, शराब की खाली बोतलें मिल रही है तो कहीं ना कहीं पुलिसिया कार्रवाई पे सवाल खड़ा होता है। मैं अपने सहयोगी के चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
इधर मौके पर पहुंचे नगर थाना के सब इंस्पेक्टर अमर राज ने बताया कि 180 मिलीलीटर की 4 शराब की बोतलें मिली हैं। बोतल जब्त कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल शाम तक ठीक ठाक था और रात में ऐसा काम किया गया किसी चक्के के द्वारा। क्या मिला है सर यहाँ पे? इसमें शराब का खाली बोतल है। कितना है? होगा कितना 180 ml का। क्या बोतल? कितना बोतल? 4 बोतल है। समाहरणालय सभागार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 2021 प्रतियोगिता को लेकर बैठक की गई। समाहरणालय सभागार में शनिवार को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन के द्वारा जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021 एवं राज्य स्तरीय बैडमिंटन बालिका वर्ग, एथलेटिक्स बालक वर्ग एवं फुटबॉल बालक वर्ग प्रतियोगिता जो जिले में जनवरी से मार्च 2022 तक आयोजित है, उसके सफल संचालन हेतु आयोजन समिति की बैठक प्रभारी जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर सह अपर समाहर्ता राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में जिले के 10+2 से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय एवं मध्य विद्यालयों के साथ साथ कस्तूरबा विद्यालय के छात्र छात्राएं को भाग लेना अनिवार्य है। सभी खिलाड़ियों को विद्यालय प्रधान द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विकास कोष या छात्र कोष के मद से प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु तकनीकी पदाधिकारियों एवं चयन समिति का गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में जिला भाजपा द्वारा कार्य समिति की बैठक की गई। संगठन को धारदार बनाने और पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर शनिवार को मिठनपुरा स्थित निजी सभागार में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने पिछले कार्य समिति के बाद से अब तक जिला संगठन द्वारा किए गए कार्यों, संगठन की मजबूती के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आज सभी कार्यकर्ता जिस विषम परिस्थितियों में पार्टी का कार्य कर रहे हैं वह सराहनीय है। आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो न कभी थकता है न ही रुकता है, बल्कि सतत जनहित व संगठन हित में कार्य करते हुए राष्ट्र को मजबूत करने के दिशा में कार्य करता है। जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिला के तमाम कार्य समिति के सदस्य सम्मिलित हुए हैं। आज की इस जिला कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव जो मुजफ्फरपुर में बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ की समस्या पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है, जो प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जो बाढ़ का व्यापक प्रभाव जिले में रहता है उससे कैसे निदान पाया जा सके। साथ ही संगठन की मजबूती को देखते हुए हम लोग इस जिले में जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जो 17, 18 और 19 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में रानी सती मंदिर में होगा, जिसमें लगभग 200 कार्यकर्ताओं को, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और साथ ही हम लोग 13 दिसंबर को जिस तरह से केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया था और देश को संबोधित किया गया था, 13 तारीख को दिव्य काशी भव्य काशी का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जो बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुनः वो कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री वहां से लाइव पूरे देश के शिव भक्तों को और देश के जनता को संबोधित करेंगे कि किस प्रकार से काशी का विकास हुआ है। आम्रपाली ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शहर के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह शनिवार को मिठनपुरा आम्रपाली ऑडिटोरियम सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। साथ ही अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम भी तेजी से कराएं।
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों मौजूद थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में किया जा रहा था। मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर राकेश कुमार पिंटू, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, अपर नगर आयुक्त विवेक कुमार सहित तमाम पार्षदों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। साथ ही कई महिला समूहों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा व्यवसाय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को लेकर 1 लाख का चेक दिया गया। इसी दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों के लिए अशोक भवन का शिलान्यास किया गया। इस अशोक भवन में फुटपाथी दुकानदारों के लिए दुकानें बनाई जाएंगी और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने बताया कि नगर एवं आवास विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उन कामों में तेजी लाने के साथ ही गरीब लोगों के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नगर निकाय की योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन है। इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम में क्षेत्र भी शामिल है। हम लोग इस तरह की आयोजन करके जो अशोक भवन बनाना है यहाँ जितना जल्दी से जल्दी हो जाए और गरीब लोगों का जो मकान है जितना पूरा हुआ है उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर बचा हुआ है, मकानों को प्राथमिकता दे करके गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा मुहैया करा करके काम शुरू किया जाए। यही हम आग्रह करेंगे आज के मौके पर। और प्रसन्नता है कि इस तरह से कार्यक्रम करके सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 28 महिला समूहों को 1-1 लाख का चेक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई। मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हमारे मुजफ्फरपुर शहर को जो महिला समूह है उनको 28 समूहों को 1-1 लाख का चेक प्रदान किया गया। टोटल 28 लाख का चेक उनको मिला है और आवास योजना के तहत विभिन्न शहरी योजनाओं को मिला है चेक। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।